नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कचौरी स्टडी पॉइंट पे। देखिए दोस्तों, अपने एक अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। यह कक्षा 7 का अध्याय 14 है, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। इससे पहले अपने परावर्तन पे चर्चा की थी। जो कक्षा 6 का अपने अध्याय पढ़ा था प्रकाश एवं छाया, उसमें कुछ चर्चा की थी। ये मान लीजिए कि ये उसी का नेक्स्ट पार्ट है। और आपको एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि अपनी कक्षा 6, 7 और 8 है, उसकी बायो और केमिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं। कक्षा 6 की अपने फिजिक्स भी कंप्लीट कर ली है। अभी अपनी कक्षा 7 की फिजिक्स चल रही है, जो लगभग समापन पे है। तो अब ये सारे के सारे जो वीडियो दोस्तों, ये मैं आपको राजस्थान बोर्ड की जो 2018-19 वाली बुक है उनसे करवा रहा हूँ, क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम होने हैं राजस्थान में वो इन्हीं बुकों से होने हैं। उन्हीं बुकों से क्वेश्चन पेपर अपने बनेंगे। तो ये वीडियो आप पूरी ज़रूर देखिएगा। साथ ही अगर आपको ये पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर इस चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए दोस्तों, आज के अध्याय में अपने पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन के नियम, नियमित और विसरित परावर्तन, समतल दर्पण से परावर्तन, गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण एवं उनसे बनने वाले प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण एवं उनसे बनने वाले प्रतिबिंब। सबसे पहले देखिए दोस्तों कि हम पिछली कक्षा में अध्ययन कर चुके हैं कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश के मार्ग में कोई अपारदर्शी अवरोध रख दिया जाए तो वह इससे पार नहीं हो पाता है। लेकिन जब प्रकाश के मार्ग में चमकीली वस्तु जैसे समतल दर्पण रख दिया जाए तो क्या होता है, आओ पता लगाएं। ये देखिए दोस्तों, एक गतिविधि है जो प्रकाश के परावर्तन को समझा रही है, और ये अपने कक्षा 6 में भी पढ़ी थी, जो अंधेरे कमरे में थी। देखिए, दिन के समय एक समतल दर्पण को हाथ में लेकर एक इमारत के सामने खुले में खड़े हो जाइए। देखिए, ये दिन के समय में वो अंधेरे में थी। खड़े हो जाइए तथा धूप को इस दर्पण पर गिरने दीजिए। अब दर्पण को इस प्रकार घुमाइए कि प्रकाश का एक धब्बा इमारत की दीवार पर गिरे जहां धूप नहीं आ रही है। इमारत की दीवार पर प्रकाश का यह धब्बा क्यों बनता है? सूर्य से आने वाला प्रकाश जब समतल दर्पण पर गिरता है तो दर्पण अपनी ऊपर गिरने वाले प्रकाश की दिशा को बदल देता है। ऐसी ही गतिविधि आप किसी अंधेरे कमरे में कर के देख सकते हैं। तो ये अपने कर चुके हैं दोस्तों, अंधेरे कमरे वाली वाली आप एक गत्ता लेकर उसमें एक कील से एक छेद कर दीजिए तथा एक टॉर्च के कांच को इस गत्ते से ढककर कमरे के मध्य में खड़े हो जाइए। आपके एक मित्र को हाथ में एक समतल दर्पण देकर कमरे के एक कोने में खड़ा कर दीजिए। टॉर्च को जलाकर इसके प्रकाश पुंज को मित्र द्वारा पकड़े हुए समतल दर्पण पर डालिए। टॉर्च की दिशा इस प्रकार समायोजित कीजिए कि प्रकाश का धब्बा कमरे की दीवार के ऊपर पड़े। इससे भी निष्कर्ष निकलता है कि समतल दर्पण अपने ऊपर गिरने वाले प्रकाश की दिशा को बदल देता है। इस क्रिया में प्रकाश वायु से चलता हुआ समतल दर्पण से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट आता है। पानी से भरी बाल्टी को कमरे में दीवार के पास रखकर जल के पृष्ठ पर टॉर्च से प्रकाश डालिए। आप देखेंगे कि जल का पृष्ठ भी दर्पण की भांति कार्य करता है तथा प्रकाश के मार्ग को बदल सकता है। स्टील की चमकदार प्लेट या चम्मच से भी प्रकाश की दिशा को परिवर्तित करके देखिए। अतः हम कह सकते हैं कि प्रकाश किरणों का दर्पण या किसी अन्य चमकीली सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये दोस्तों प्रकाश के परावर्तन के लिए गतिविधि है। इस चित्र को आप पहले माइंड में सेट कीजिएगा किस तरीके से बनाया है। वैसे मैं साथ साथ में परावर्तन का जब नियम ये पढ़ा रहा हूँ तो दिखाने का प्रयास भी करूँगा। देखिए, इसके लिए एक ड्राइंग बॉक्स लेकर उस पर ड्राइंग पिनों से सफ़ेद कागज लगा दीजिए। इस पर पेंसिल से एक सरल रेखा एम एन खींचिए। ये देखिए दोस्तों, जो एम एन सरल रेखा है, एम एन के ठीक मध्य में बिंदु ओ अंकित कीजिए। ये ओ बिंदु भी अंकित कर दिया हमने। देखिए, ओ से रेखा एम एन पर लंब ओ पी खींचिए। ये ओ पी लंब बना, ठीक है। ओ पी को अभिलंब कहते हैं। बिंदु ओ के दोनों तरफ चांदे की सहायता से चित्र के अनुसार 90 डिग्री, 80 डिग्री, 70 डिग्री ऐसे करके 0 डिग्री कोण अंकित कीजिए। ये देखिए दोस्तों, ये चांदे की सहायता से पूरे 90 डिग्री तक के कोण बना रखे हैं।
एक समतल दर्पण को थर्माकोल के टुकड़े में फंसाकर इस प्रकार खड़ा कीजिए कि यह सरल रेखा एमन के अनुदिश रहे। एक टॉर्च के कांच को चित्रानुसार काले रंग की ड्राइंग शीट के ऐसे टुकड़े से ढक दीजिए जिसमें एक झिरी यानी स्लिट बनी हो। अब टॉर्च को जलाकर इस झिरी से निकलने वाले प्रकाश की किरण पुंज को दर्पण पर इस प्रकार डालिए कि यह प्रकाश किरण ड्राइंग बॉक्स के कागज पर एक सरल रेखा के रूप में दिखाई दे। टॉर्च की स्थिति को इस प्रकार समायोजित कीजिए कि इसका प्रकाश समतल दर्पण पर अभिलंब ओपी के साथ पेन 25 डिग्री कोण बनाते हुए टकराए। ये देखिए दोस्तों चित्र में जो बना रखा है, इसमें 30 डिग्री का बना रखा है इस तरीके से। दर्पण से परावर्तित होकर आने वाली प्रकाश किरण भी आपको ड्राइंग बॉक्स पर लगे सफ़ेद कागज पर नजर आएगी। आपतित प्रकाश किरण पर पेंसिल से बिंदु ए अंकित कीजिए। ये देखिए बिंदु ए अंकित कर रखा है ना, ये एरो की साइड में देखिए बिंदु ए। टॉर्च से चलकर दर्पण से टकराने वाली किरण OA को आपतित किरण कहते हैं। इसी प्रकार परावर्तित होकर आने वाली किरण पर पेंसिल से बिंदु C अंकित कीजिए। दर्पण से टकराकर लौटने वाली इस किरण को परावर्तित किरण OC कहते हैं। आप चित्र में देख सकते हैं परावर्तित किरण और आपतित किरण में देखिए AO और OC। बिंदु A और O को मिलाइए तथा बिंदु O को C से मिलाइए या C को मिलाइए। आपतित किरण AO तथा अभिलंब OP के मध्य बनने वाले कोण को AOP को आपतन कोण I कहते हैं। परावर्तित किरण OC तथा अभिलंब OB के बनने वाले कोण POC को परावर्तन कोण R कहते हैं। इन दोनों कोणों को मापिए, क्या ये बराबर है? इसी प्रकार अभिलंब के साथ साथ अलग अलग कोण बनाते हुए यह प्रक्रिया दोहराइए तथा आपतन व परावर्तन कोणों के मान आगे दी गई सारणी में लिखिए। ये देखिए आप करके देख सकते हैं दोस्तों। उक्त सारणी के प्रेक्षण से आपको निष्कर्ष प्राप्त होगा कि आपतन कोण व परावर्तन कोण का मान सदैव बराबर होता है। यानी पहले अपना गुणधर्म हो गया कि आपतन कोण I बराबर परावर्तन कोण R। यह परावर्तन का प्रथम नियम है। आप यह भी देखते हैं कि आपतित किरण AO, परावर्तित किरण OC तथा अभिलंब OP तीनों कागज के तल में स्थित है। अतः हम कह सकते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। यह परावर्तन का दूसरा नियम है। तो यह अपना दूसरा। अब पढ़ते हैं अपने नियमित और विसरित परावर्तन। ये चित्र देखिएगा और अब अपने देखते हैं इसमें क्या होता है कि जब प्रकाश की समांतर किरणें किसी समतल दर्पण पर आपतित होती है तब परावर्तित किरणें एक दूसरे के समांतर किसी विशेष दिशा में जाती है। इस प्रकार के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। समतल दर्पण एवं अन्य चिकने व चमकीले पृष्ठों से नियमित परावर्तन होता है। ये नियमित परावर्तन हो गया। अब देखते हैं अपने विसरित परावर्तन। किसी खुरदरे धरातल पर आपतित प्रकाश की किरणें समांतर होने पर भी परावर्तन के पश्चात समांतर नहीं होती है, अपितु ये भिन्न भिन्न दिशाओं में परावर्तित होती है। इस प्रकार के अनियमित परावर्तन को विसरित परावर्तन कहते हैं। विसरित परावर्तन परावर्तक धरातल की अनियमित सतह के कारण होता है। अनियमित सतहों जैसे पुस्तक, लकड़ी की मेज आदि से विसरित परावर्तन होता है। विसरित परावर्तन के कारण ही हमें छायादार पेड़ के नीचे तथा कमरे के अंदर तक प्रकाश प्राप्त होता है। अब पढ़ते हैं अपने अच्छे और मंद परावर्तक। ऐसी सतह जो उन पर आपतित प्रकाश के अधिकतम मान को परावर्तित कर दे अच्छे परावर्तक कहलाते हैं, जैसे चिकनी व अच्छी पॉलिश वाली चमकीली सतह या दर्पण आदि। ऐसी सतह जो आपतित प्रकाश में से कुछ भाग ही परावर्तित कर सके वे मंद परावर्तक कहलाते हैं। समतल दर्पण से प्रतिबिंब देखिए, इसके लिए गतिविधि दोस्तों, एक समतल दर्पण को थर्माकोल के टुकड़े में फंसाकर चित्र 14.4 के अनुसार खड़ा कीजिए। इसके सामने कुछ दूरी पर एक पेंसिल या पेन या अन्य वस्तु को खड़ा कीजिए। दर्पण में इसका प्रतिबिंब देखिए। अब पेंसिल को दर्पण के सामने अलग अलग जगहों पर रखिए। प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब को देखिए, यह कैसा दिखाई देता है, सीधा या उल्टा। यह प्रतिबिंब वस्तु या पेंसिल की तुलना में बड़ा या छोटा
कौन सा होगा? देखिए कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा बनता है एवं यह आकार में वस्तु के बराबर होता है। यह आपको अच्छे से अपने नोट्स में नोट करना है। अब देखिए एक और गतिविधि है, इसको भी अच्छे से समझिएगा। एक सफ़ेद कागज पर एक सरल रेखा खींचिए। अब इससे चलने वाले 3 सेंटीमीटर भुजा के कुछ वर्ग चित्र के अनुसार एक के बाद एक बनाएं। थर्माकोल के टुकड़े में समतल दर्पण को फंसाकर सरल रेखा के अनुदिश खड़ा कीजिए। दर्पण के सामने किसी एक वर्ग के केंद्र में एक पेंसिल या पेन को ऊर्ध्वाधर खड़ा कीजिए। प्रतिबिंब का अवलोकन कर पता कीजिए कि इसकी दर्पण से दूरी कितनी है। आप देखेंगे कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी कि दर्पण से वस्तु या बिंब की दूरी होती है। अब दर्पण के पीछे एक सफ़ेद कागज की शीट को पर्दे के रूप में उतनी दूरी पर सीधा खड़ा कीजिए जितनी दूरी पर आपको प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। क्या पर्दे पर वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है? आप पाएंगे जहां यह प्रतिबिंब आपको नजर आ रहा है वहां पर्दा रखने पर प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, अतः यह आभासी प्रतिबिंब है। जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ऐसे प्रतिबिंब ऐसे स्थान पर बनते हुए प्रतीत होते हैं किंतु ये वास्तव में स्थित नहीं होते हैं। इसके विपरीत ऐसे प्रतिबिंब जो किसी स्थान पर वास्तव में स्थित होते हैं तथा जिन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है उन्हें वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अब पढ़ते अपने पार्श्व परिवर्तन। समतल दर्पण के सामने खड़े होकर आप अपने दाएं हाथ को फैलाइए और अपने प्रतिबिंब को देखिए। आप पाएंगे कि आपके प्रतिबिंब का बायां हाथ फैला हुआ है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब में दायां भाग बायां दिखाई देता है तथा बायां भाग दायां दिखाई देता है। इस घटना को पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। पार्श्व परिवर्तन के कारण ही रोगी वाहन यानी एम्बुलेंस के आगे विशेष तरह के अक्षर लिखे जाते हैं जिससे आगे आने वाली गाड़ी के ड्राइवर के पास लगे साइड ग्लास यानी दर्पण में इसका प्रतिबिंब सही बने और उसे एम्बुलेंस लिखा हुआ नज़र आए। यानी वो उल्टा लिखा होता है ना दोस्तों, वो यही कारण होता है ताकि वह पीछे से आने वाले रोगी वाहन को साइड दे सके। समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है, इसके लिए भी एक गतिविधि है दोस्तों। ये जो चित्र है इसके अनुसार दर्शाइए समतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण के लिए। समतल दर्पण एमन के सामने, ये देखिए एमन दोस्तों चित्र में जो समतल दर्पण है, सामने एक बिंदु प्रकाश स्रोत ओ रखा है। ये देखिए ओ जो ऊपर रखा है, ये चित्र के अनुसार बिंदु ओ से चलने वाली किरण ओ ए तथा ओ सी दर्पण प्राप्त होती है। ये दो किरणें हैं दोस्तों, ओ ए और ओ सी, और फिर ये एक ए बी की तरफ चलेगी और एक सी डी की तरफ। दर्पण एमन के पृष्ठ के बिंदुओं ए तथा सी पर अभिलंब खींचिए। फिर बिंदुओं ए तथा सी पर परावर्तित किरण खींचिए। परावर्तित किरणों को क्रमशः ए बी तथा सी डी से निरूपित कीजिए। इन्हें आगे की ओर बढ़ाइए। ये आगे की ओर बढ़ने पर नहीं मिलती है। ये देखिए दोस्तों, ये फैलती जाएगी लेकिन मिलेगी नहीं। अब इन्हें पीछे की ओर बढ़ाइए। जिस बिंदु पर ये किरण मिलती है उस पर आई अंकित कीजिए। ये देखिए अब ये नीचे की तरफ बढ़ा रखा है और आई बना रखा है। आई यानी ये इमेज होगी इसकी। बिंदु ए वस्तु ओ का आभासी प्रतिबिंब है। हमें ये परावर्तित किरण ई पर स्थित हमारी आंख को बिंदु आई से आती प्रतीत होगी। चूँकि परावर्तित किरणें वास्तव में ए पर नहीं मिलती है बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रतिबिंब आभासी है। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। हम वस्तुओं को परावर्तन के कारण ही देख पाते हैं। जब प्रकाश किसी वस्तु के विभिन्न बिंदुओं से टकराता है और परावर्तित होकर हमारी आँख पर आता है तो उस वस्तु के सभी बिंदुओं का प्रतिबिंब हमारी आँख में बनता है जिससे वह वस्तु हमें दिखाई देती है। तो दोस्तों वस्तुओं को देखने के लिए क्या है, परावर्तन होना आवश्यक है। फिर अब बहु प्रतिबिंब। आपने देखा है कि एक समतल दर्पण द्वारा कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब एक ही प्रतिबिंब दिखाई देता है, किसी वस्तु का एक ही प्रतिबिंब दिखाई देता है, किंतु दो समांतर दर्पणों के मध्य रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनते हैं। आप अपने बाल कटवाने नाई की दुकान में गए होंगे
वहाँ आपको एक दर्पण के सामने बिठाया जाता है तथा आपके पीछे की ओर भी एक दर्पण लगा होता है। ये दोनों दर्पण एक दूसरे के समांतर होते हैं। पीछे वाले दर्पण के कारण आपको अनेक कई दर्पण दिखाई देते हैं। वस्तुतः दो समांतर दर्पण के मध्य रखी वस्तुओं के अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। अब ये दर्पण एक दूसरे के साथ किस कोण पर झुके हुए हो कि उनके बीच रखी वस्तु के बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, वो अपनी चर्चा करते हैं। देखिए, इसके लिए भी एक गतिविधि है। ड्राइंग बॉक्स पर एक चांदी की सहायता से चित्र के अनुसार अर्धवृत्त बनाइए। इस पर 0 से लेकर 90 डिग्री तक कोण अंकित कीजिए। रेखा ए, बी और सी डी के सहारे दो समतल दर्पणों को इस प्रकार रखिए कि ये दोनों एक दूसरे से समकोण पर हो। अब एक पेन को इनके बीच रखकर बताइए कि कितने प्रतिबिंब बनते हैं। आप पाएंगे कि समकोण पर बने दो समतल दर्पणों के मध्य रखी गई वस्तु के 3 प्रतिबिंब बनते हैं। अब सारणी 14.2 में दिए गए विभिन्न कोणों पर दर्पणों को बारी बारी से रखकर बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात कीजिए। 360 डिग्री के कोण को थीटा के मान का भाग देकर उसमें से एक घटाइए। क्या यह मान प्रतिबिंबों की संख्या के बराबर प्राप्त होता है? ये दोस्तों टेबल है, इसे आप अलग अलग निकाल के देख सकते हैं। यानी इससे अपने एक फॉर्मूला प्राप्त होता है, वो देखते हैं अपने कि उपयुक्त अध्ययन के आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी कोण पर रखे दो समतल दर्पणों के बीच रखी गई वस्तुओं के प्रतिबिंबों की संख्या का सूत्र कैपिटल N निम्नलिखित है। यानी प्रतिबिंबों की संख्या कैपिटल N = 360 बटे दर्पण के मध्य कोण -1। यदि 360 में कोण के मान का भाग देने पर भागफल पूर्णांक प्राप्त नहीं होता है तो प्रतिबिंब की संख्या के लिए हम अगला पूर्णांक लेते हैं। जैसे यदि कोण का मान 50 डिग्री है तो 360 बटे 50 - 1 बराबर 6.2 आएगा, जिसका अगला पूर्णांक 7 होगा। अतः 50 डिग्री कोण पर प्रतिबिंबों की संख्या 7 होगी। यदि दोनों दर्पणों के मध्य कोण 0 हो, अर्थात दोनों समांतर रखे हों, तो इसके मध्य रखी वस्तु के अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। आपने अब तक जाना कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने रखा होता है। इसके अतिरिक्त प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। यदि परावर्तक पृष्ठ समतल नहीं होकर वक्र धरातल हो तो प्रतिबिंब कैसे बनेंगे? यानी अब अपने पढ़ेंगे गोलीय दर्पण, और ये दोस्तों पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि अगर इसी पार्ट में पढ़ते हैं तो ये वीडियो काफ़ी लंबा बनेगा। तो इसके सेकंड पार्ट में ये आपको करवाया जाएगा। और इसी की जो अब ये जो वीडियो है, इसी के या तो आई बटन में या फिर आपको जो इसका डिस्क्रिप्शन है वीडियो का, इसमें इसका भी लिंक मिल जाएगा, तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों इसके सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।